मार्केटिंग कंसेप्ट्स एंड फंक्शंस सेशन 3। आज हम लोग करेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, पेज 312। बुक वी आर फॉलोइंग इज सीबी गुप्ता। नंबर 1, द फंक्शन इज बाइंग एंड असेंबलिंग। बाइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का सबसे पहला स्टेप जो है वो है बाई। सबसे पहले हम लोगों को रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, उसके बाद ही हम प्रोडक्ट बनाने का कोशिश करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करने का कोशिश करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक लेने का कोशिश करते हैं। ये सारा बाद का स्टेप है। बाइंग मीन्स द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। या तो हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं या तो उनका कोई कंपोनेंट्स खरीदते हैं, या फिर अगर हम लोग ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में है तो हम लोग डायरेक्टली फिनिश्ड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल बाइंग इज एसेंशियल फॉर सक्सेस इन मार्केटिंग। बोला कि इकोनॉमिकल बाइंग, मार्केटिंग में अगर सक्सेसफुल होना है तो इकोनॉमिकल बाइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। यानी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि हम लोग बाइंग, जो हम लोग का खरीदारी हो रहा है वो कितना इकोनॉमिकल हो रहा है। गुड्स वेल बॉट आर हाफ सोल्ड। ऐसा कहा जाता है कि अगर हमने सही दाम पे सामान खरीद लिया तो आधा सामान तो वहीं बिक जाएगा। बाइंग इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज such as determination of needs, selecting the source of supply, ascertaining the suitability of goods, negotiating the terms of purchase, and arranging for the transfer of ownership। यानी बाइंग में क्या क्या चीज शामिल है? बाइंग इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज। पहले एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला डिटर्मिनेशन ऑफ नीड्स, पहले पता लगाओ कि हमें क्या चाहिए। नेक्स्ट, सेलेक्टिंग द सोर्स ऑफ सप्लाई। एक बार पता चल गया कि हमें क्या चाहिए, फिर सोर्स पता लगाओ कि वो चीज़ कहाँ कहाँ से अवेलेबल है, कहाँ कहाँ मिल सकता है, उनके सप्लायर्स के बारे में जानकारी लो। एसरटेनिंग द सुटेबिलिटी ऑफ गुड्स, और फिर एसरटेन करो कि जो सामान वो सप्लायर सप्लाई कर रहे हैं क्या वो मेरे काम आएगा कि नहीं, क्या उससे मेरा जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर करना है प्रोडक्ट वो बनेगा कि नहीं, अच्छा बनेगा कि नहीं, उसका क्वालिटी कैसा होगा, ये सारा चीज़ का जानकारी लो। दैट इज स्टेप नंबर 3। फिर अगर लगता है कि हाँ वो लोग जो सामान सप्लाई कर रहे हैं दैट इज वर्थ, देन नेगोशिएटिंग द टर्म्स ऑफ परचेज। फिर नेगोशिएट करना है, नहीं जिसको हम लोग कॉमन भाषा में बार्गेनिंग बोलते हैं। नेगोशिएट करना कि हम किस तरह से पेमेंट करेंगे, कितना पेमेंट करेंगे एंड सो ऑन। एंड देन अरेंजिंग फॉर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, और उसके बाद अपना परचेज ऑर्डर देना, ओनरशिप लेना, सामान का डिलीवरी लेना, ये सारा चीज होगा। गुड्स में भी परचेज थ्रू वेरियस मोड्स। अब यह है कि गुड्स को खरीदते समय हम अलग अलग मोड से खरीद सकते हैं। Purchase through inspection implies personal examination of the whole lot of the goods at the seller's place। यानी पहला जो स्टेप है, यानी पहला तरीका क्या है? परचेज थ्रू इंस्पेक्शन। यानी हम खुद जाएंगे और सामान को इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करना मतलब सेलर के प्लेस में जाके खुद सामान को देख के फिर खरीदेंगे। दिस इज एन एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड ऑफ बाइंग, पर ये थोड़ा एक्सपेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। अंडर परचेज बाई सैंपल, और दूसरा तरीका जो है वो परचेज बाई सैंपल है। द बायर एग्जामिन्स अ स्पेसिमेन ऑफ द गुड्स। यानी ये जो परचेज बाई सैंपल, जब हम लोग सैंपल देख के कोई सामान खरीदते हैं, ये हम लोग का दूसरा तरीका है। तो यहाँ क्या होता है? बायर एग्जामिन्स द स्पेसिमेन ऑफ द गुड्स, यानी गुड्स का कुछ सैंपल, कुछ स्पेसिमेन हम लोग देखते हैं, होल लॉट को नहीं देखते। पहला में क्या था, जब सारा लॉट को मैंने खुद देखा और फिर मैंने डिसीजन लिया। यहाँ मैं पूरा लॉट को नहीं देखता हूँ, खाली एक या दो स्पेसिमेन देखता हूँ एंड आई डिसाइड कि ऐसा ही पूरा लॉट होगा, ऑन द अजम्पशन दैट द सैंपल रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटायर लॉट। यानी हम लोग किस एजम्पशन पे खरीदते हैं कि जो सैंपल हमें दिखाया गया है वही सैंपल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पूरे लॉट में पाया जाएगा। दिस इज अ कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल मेथड ऑफ बाइंग। तो इसका एक पॉजिटिविटी क्या है कि ये बहुत कन्वीनियंट है और इकोनॉमिकल मेथड ऑफ बाइंग है। तीसरा तरीका, परचेज बाय डिस्क्रिप्शन। It refers to the buying of goods after reading the catalog or price list which contains a description of the goods। यानी इसमें हम गुड्स को नहीं देखते हैं, गुड्स का कैटलॉग देखते हैं, यानी उसका फोटो रहता है, उसका प्राइस, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, ये सारा कुछ होता है। जैसे आज के डेट में अपने ऑनलाइन परचेज करते हैं, तो ऑनलाइन परचेज में क्या होता है? अपने को वेबसाइट में गुड्स का फोटो नजर आता है, उसका प्राइस, उसका डिस्क्रिप्शन, राइट, और थोड़ा बहुत कस्टमर का रिव्यूज, यही सब पढ़ के हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो ये क्या हुआ? ये परचेज बाय डिस्क्रिप्शन हुआ। दिस मेथड इज मोस्ट कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल। ये सबसे इकोनॉमिकल है क्योंकि इसमें खर्चा कुछ नहीं है, यानी सेलर के पास जाना नहीं है, या सेलर को तुम्हारे पास सैंपल, आपके पास सैंपल भेजने का ज़रूरत नहीं है।
इट इज़ यूज्ड इन बाइंग गुड्स फ्रॉम अब्रॉड, स्पेशली ये कहाँ से, जब हम लोग अब्रॉड से कोई सामान खरीदते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि सेलर बायर के पास जाए या बायर सेलर के पास जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, डिस्क्रिप्शन बेसिस पे सामान को शिप कर दिया जाता है। परचेज बाय डिस्क्रिप्शन फैसिलिटेट्स मेल ऑर्डर बाइंग। नेक्स्ट इज, सो हम लोग का नेक्स्ट क्या है, परचेज बाय ग्रेड। इट इज अ पॉपुलर इट इज पॉपुलर इन केस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड एंड ग्रेडेड प्रोडक्ट्स। ये ग्रेड वाइज क्या होता है, जो ग्रेडेड प्रोडक्ट्स, यानी ये किस में पॉपुलर होता है, जहां पर ऑलरेडी मुझे अवेयरनेस है इस बारे का कि ये वाला अगर ग्रेड का सामान है तो ये बहुत अच्छा होगा, तो वहां पर क्या है, खाली ग्रेड देख के हम लोग सामान परचेज कर लेते हैं। तो वहां पर बहुत जरूरी है कि सामान में किसी भी तरह का चीटिंग ना हो या ग्रेडिंग करते समय किसी भी तरह का धोखा ना हो, क्योंकि यहाँ पर पूरा भरोसा हम लोग ग्रेड पे करके ही परचेज का ऑर्डर दे देते हैं। Assembling is different from buying. Buying is different and assembling is different. It begins after the goods have been purchased. यानी goods खरीद लेने के बाद assembling का process चालू होता है. It involves, यानी assembling में क्या होता है, what is assembling? It involves collection of goods already purchased from different sources at one common place. यानी हम लोगों ने अलग अलग sources से सामान खरीदा, अब उसको एक place में लाके हम लोग assemble कर रहे हैं. Assembling is essential in the case of agricultural commodities which are produced by small farmers at scattered places. तो assembling क्या चीज में essential है या किस तरह के सामान में essential है? It is essential in case of agricultural commodities which are produced by small farmers. यानी अलग अलग छोटे छोटे farmers ने जो सामान उगाया है वो अलग अलग places में scatter हो रखा है, तो उसको हम एक जगह लाके इकट्ठा करते हैं और फिर मंडी में जाके बेचते हैं। Assembling offers the following advantage. Assembling से advantage क्या मिलता है? पहला, assembling reduces the cost of transportation and handling as the goods can be handled and transported in large quantities. तो assembling से क्या होता है, cost of transportation बहुत कम हो जाता है and handling का भी charges कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक साथ बहुत bulk में quantities transfer होता है। Number 2, it permits large scale selling as orders can be executed in bulk. अब क्या है, इससे लार्ज स्केल सेलिंग हम कर पाते हैं, क्योंकि सारा छोटा छोटा प्रोडक्शन को एक जगह इकट्ठा किए, तो अब कोई बल्क ऑर्डर आएगा तो एक बार में सारा इकट्ठा बेच दिया जाएगा। नंबर 3, दैट इज सी, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज एंड वेयर हाउस। क्योंकि सारा सामान एक जगह स्टोर होता है तो क्या होता है कि जो भी स्टोरेज का खर्चा आता है वो लोग आपस में डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या होता है, पर हेड खर्चा कम आ जाता है। नंबर 4, इट फैसिलिटेट्स फाइनेंसिंग ऑन लार्ज स्केल। इससे क्या हो जाता है कि इससे फाइनेंसिंग जो होता है वो आसान हो जाता है, क्योंकि हम लोग के पास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, मतलब मिलाने के बाद टोटल आउटपुट इज़ वेरी हाई, तो वो टोटल आउटपुट को अगर हम बैंक के पास गिरवी रखते हैं स्टॉक को अपना, तो बैंक से लोन लेना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट, इट वाइडन्स द मार्केट एंड इनेबल्स प्रोड्यूसर्स टू सिक्योर हाई प्राइसेस। इससे मार्केट वाइडन हो जाता है, यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं और अपना सामान को थोड़ा हाई प्राइस में बेच भी सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 6, इट फैसिलिटेट्स स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। और क्योंकि बल्क में अगर हम लोग के पास प्रोडक्शन होता है तो हम स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं, उसका ग्रेडिंग कर सकते हैं, ये सब इतना एडिशनल मेहनत उस प्रोडक्ट्स पे कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा आउटपुट है तो उसके पीछे इतना मेहनत नहीं होता जनरली, पर बहुत ज़्यादा आउटपुट है तो इसके पीछे ये सब थोड़ा मेहनत और किया जा सकता है, स्टैंडर्डाइजेशन करना, ग्रेडिंग करना, थोड़ा सा ब्रांडिंग, पैकिंग, ये सब भी किया जा सकता है। अगर आपके पास थोड़ा सा ही सामान है तो उसके पीछे इतना माथा नहीं लगाएंगे हम लोग। Next, it regularizes the supply over a period as traders can adjust supplies according to the change in demand. और क्योंकि हम लोग बल्क में एक साथ इकट्ठे होकर सामान बेच रहे हैं या असेंबल करके बेच रहे हैं, तो जैसा डिमांड होगा वैसा हम अपने सप्लाई को एडजस्ट कर सकते हैं। So this was about buying and assembling. Next, coming to point number 2, that is selling and distribution. सेलिंग इज द हार्ट ऑफ मार्केटिंग। हम लोग को सबका पता है कि हम जितना भी मार्केटिंग कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, अल्टीमेट एम क्या है, तो सेल द गुड्स एंड सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स। तो सेलिंग इज द हार्ट ऑफ मार्केटिंग। नथिंग हैपन्स अंटिल समबडी सेल्स समथिंग। जब तक कोई प्रोडक्ट बिकता नहीं है तब तक ये उसके पहले का सारा प्रोसेस जो भी हुआ वो सब बेकार है। द पर्पस ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज इज टू सेल गुड्स और सर्विस। यानी जितना भी अपना एडवर्टीजमेंट कर ले, मार्केटिंग कर ले, ब्रांडिंग कर ले, सबका अल्टीमेट एम ये है कि मेरा प्रोडक्ट बिक जाए। सेलिंग इनेबल्स a firm to satisfy the needs of the customer and thereby achieve its objective. सेलिंग से क्या फायदा होता है, सेलिंग का
ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई कर सके और अपना जो प्रॉफिट करने का ऑब्जेक्टिव है उसको भी पूरा कर सके। सेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कस्टमर्स, क्रिएटिंग द डिमांड एंड ट्रांसफरिंग द गुड्स फॉर वैल्यू और मनी। तो व्हाट इज सेलिंग? सेलिंग इज द प्रोसेस जिसमें तीन चीज शामिल है। पहले फाइंडिंग द कस्टमर्स, कस्टमर्स को आप ढूंढो कहां पर मिलेंगे, उनसे अपॉइंटमेंट लो, उनसे मिलो। क्रिएटिंग डिमांड, उनको जाके अपना गुड्स दिखाओ, उसका सैंपल दिखाओ, उसका डेमो दिखाओ ताकि एक डिमांड क्रिएट हो। और उसके बाद ट्रांसफरिंग द गुड्स फॉर वैल्यू, इसके बाद यानी सेल को क्लोज करो। तो ये तीन स्टेप आता है। अगर आप सेल्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो क्या होगा, एज अ सेल्समैन आपको ये तीन काम करने हैं। कस्टमर को ढूंढो, अपॉइंटमेंट लो, उनको समझाओ, डिमांड क्रिएट होगा एंड देन क्लोज द सेल। In order to sell its product, a business firm has to perform several functions like informing the buyers and persuading them to buy. अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए बिजनेस फर्म को डिमांड क्रिएट करना होगा। बाय इंक्रीजिंग सेल्स, अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए द फर्म्स मेक्स यूज ऑफ एडवर्टाइजिंग, और उसके लिए फर्म क्या क्या करता है, सेल बढ़ाने के लिए गुड्स को एडवर्टाइज करता है, सेल्समैन अपॉइंट करता है, सेल्समैन अपना काम करते हैं, सेल्स प्रमोशन करता है, एक के साथ एक फ्री, दो के साथ एक फ्री, ये सब सेल्स प्रमोशन के हिस्से हो गए। सेलिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स नेगोशिएटिंग टर्म्स ऑफ सेल। सेलिंग में एक और हिस्सा आता है दैट इज बार्गेनिंग। जैसे बाइंग करते समय बार्गेनिंग करना है, सेलिंग करते समय भी नेगोशिएशन करना है। सेल्स फोरकास्टिंग, फोरकास्ट करो कि कितना बिक्री हो सकता है। चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को स्टडी करो कि कौन से चैनल से हम प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग चैनल इज द पाथ थ्रू विच प्रोडक्ट्स मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर। यानी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केटिंग चैनल क्या है, ये वो रास्ता है जिसके जरिए सामान प्रोड्यूसर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंच पाता है। ड्यू टू सीवियर कॉम्पिटिशन एंड मास प्रोडक्शन, सेलिंग हैज बिकम अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। यानी सीवियर कंपटीशन और मास प्रोडक्शन की वजह से सेलिंग बहुत डिफिकल्ट हो चुका है, क्योंकि देयर आर मेनी सेलर्स, सप्लाई बहुत ज्यादा है मार्केट में। इफेक्टिव सेलिंग रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज। तो इसीलिए अगर हमारा सेल को इफेक्टिव होना है, यानी अगर सेल को क्लोज करना है, तो आपको बहुत अच्छे से प्लान करना होगा, कंट्रोल करना होगा अपने मार्केटिंग एक्टिविटीज को। सही डायरेक्शन में होना चाहिए आपका मार्केटिंग एक्टिविटीज, सही कस्टमर्स को टारगेट करने होंगे। अ बिजनेसमैन मस्ट बी इन कंटिन्यूअस टच विद हिज कस्टमर्स। बिजनेसमैन को अपने कस्टमर्स के साथ कंटिन्यूअसली टच में रहना होगा। एंड डीलर्स एंड द स्ट्रेटजीज ऑफ कॉम्पिटिटर्स सो एज टू डिजाइन एन इफेक्टिव सेलिंग प्रोग्राम, ताकि वो एक इफेक्टिव सेलिंग प्रोग्राम को डिजाइन कर सके। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज द फिजिकल मीन्स ऑफ कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ये एक फिजिकल मीन्स है जिससे हम सामान को एक जगह से दूसरा जगह तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन मार्केटिंग, और ट्रांसपोर्टेशन मार्केटिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स हु आर लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस। यानी ये क्या करता है, ये प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है जहां से सामान को प्रोड्यूसर के पास से कंज्यूमर के पास तक पहुंचाया जाता है। Transportation helps in assembling and dispersing of goods. It creates place utility by carrying the goods to such place where they are needed. ऐसे सामान यानी सामान को वहां पहुंचाना जहां उसका जरूरत है, that is the work of transportation. It helps in widening the market. In the absence of transportation, a manufacturer will have to restrict his production for the local market only. यानी ट्रांसपोर्टेशन हमें मदद करता है कि हम अपना मार्केट को वाइड कर सकें, हम स्टेट के बाहर के कस्टमर्स को भी डील कर सकते हैं। किस भरोसे पे कि हम सामान उन तक पहुंचा पाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन की मदद से मेरा सामान अपने स्टेट से दूसरे स्टेट तक या दूसरे कंट्री तक पहुंच पाएगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो हम सिर्फ अपने लोकल कस्टमर्स को ही डील कर पाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन रिमूव्स द बैरियर ऑफ डिस्टेंस एंड हेल्प्स टू स्टेबलाइज प्राइसेस बाय मैचिंग सप्लाई विद डिमांड। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये डिस्टेंस के बैरियर को हटा देता है। अब देखो आज के डेट में ऑनलाइन परचेजिंग जब हम करते हैं तो हमारे घर तक सामान पहुंच जाता है और हमें पता भी नहीं होता है कि एक्चुअली वो सामान आया कहाँ से। हमें तो बस इतना पता है कि हमने इस वेबसाइट में ऑर्डर किया, पर एक्चुअली किस सप्लायर से किस एड्रेस से वो सामान मेरे घर में पहुंचा है वी हार्डली केयर। तो ये सारा किसके मदद से हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के मदद से हो रहा है।
तो इसी वजह से क्या होता है, क्योंकि सप्लाई बेसी है और डिमांड ज्यादा बढ़ जाता है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, वी कैन सेल आवर प्रोडक्ट्स एट चीप कॉस्ट. इट इंक्रीजेस मोबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल. इट प्रमोट्स स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन. यानी इसके वजह से मार्केटिंग और प्रोडक्शन में एक स्पेशलाइजेशन आ जाता है, लोग अच्छा क्वालिटी और स्टैंडर्ड क्वालिटी बनाने लगते हैं क्योंकि उनका मार्केट बहुत वाइड हो जाता है. इट प्रोवाइड्स वाइडर चॉइस टू द कंज्यूमर्स. Development of modern means of transportation has facilitated mass distribution and large scale production of goods. Road, rail, water and air transport are the various modes of transport. ये हम लोग को पता ही है. While selecting an efficient and economical means of transport, यानी जब भी हमें एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सेलेक्ट करना होगा कि कौन से ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज किया जाए, तो क्या क्या चीज पे ध्यान देना पड़ेगा? कॉस्ट पे, स्पीड पे कि कितना जल्दी मेरा सामान पहुंच जाए, सेफ्टी कि कितना सेफली सामान पहुंचेगा, रिलायबिलिटी कि कितना भरोसा कर सकता हूं. अगर किसी कस्टमर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो हम लोग जनरली रेलवेज पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि रेलवे कभी कभी 2 दिन 3 दिन लेट भी डिलीवरी देता है, तो रिलायबिलिटी देखना होगा. एक्सेसिबिलिटी कि जहां पर मुझे वो सामान डिलीवर करना है वहां तक वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जाता भी है या नहीं. अवेलेबिलिटी कि अगर मुझे आज ही तुरंत डिलीवर करना है तो आज वो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है कि नहीं. एंड कैरिंग कैपेसिटी कि जितना क्वांटिटी में मुझे सामान डिलीवर करना है क्या वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतना क्वांटिटी कैरी कर सकता है या नहीं. तो ये सारा चीज को ध्यान में रखने के बाद वी विल हैव टू डिसाइड कि कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे लिए सुइटेबल होगा. ठीक है. ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट शुड बी कंसिडर्ड केयरफुली, और इसको बहुत ध्यान से केयरफुली अरेंज करने के बाद, स्टडी करने के बाद ही कोई डिसीजन लेंगे. तो आज के सेशन में हम लोग यहीं तक रखते हैं. ये 3 फंक्शंस हम लोग किए. Next session we will continue with function 4, that is storage and warehouse.